Hello everyone. In today's 12th Commerce BK lecture, we are going to start with a new chapter, chapter number 2 in your textbook, Accounting for Not-for-Profit Organization. So let us move towards ebook. We are on page number 63, I think. Yes, it is 63. So first of all, we will understand what is non-profit organization, or we can call it as not-for-profit organization. There are two types of organization. First is trading, or we can say profit making, right? Or another one is non-trading or not for profit organization. तो क्या होता है ये ट्रेडिंग बिजनेस, नॉन ट्रेडिंग बिजनेस, और कैसे समझें? ट्रेडिंग बिजनेस जो यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जिसके पीछे जो मेन मोटो है या ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, एज यू कैन सी हियर इन द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस मेन ऑब्जेक्ट इज टू अर्न प्रॉफिट. Main object is to earn profit. They are engaged in trading activities, that is buying and selling of goods and services. Organizations like sole trading concern, partnership firm, cooperative organization, public limited company, etc. are set up for the purpose of making profit. तो ये जो भी organization है वो क्यों है? Profit earn करने के लिए. Final accounts which consist of trading and profit and loss account and balance sheet are prepared. बेस ऑफ फाइनल अकाउंट इज ट्रायल बैलेंस. अच्छा, यहां पर ये देखने की जरूरत क्या है? जरूरत ये है, हम तो बुक कीपिंग कर रहे हैं, तो बुक कीपिंग में जब हमारा मोटिव बदल जाता है ना, जब हम प्रॉफिट से नॉन प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम ये भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. रिकॉर्डिंग पैटर्न भी क्या हो जाता है? बदल जाता है. नेम ऑफ अकाउंट्स भी बदल जाता है. जैसे कि इसमें हमने देखा यहां पर जो ट्रेडिंग बिजनेस है वहां पर हम क्या प्रिपेयर करते हैं? वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, जिसमें क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट? तो ये जो चीज है ये हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में देख चुके हैं. कहां देख चुके हैं? चैप्टर नंबर 1 में, राइट? तो अगर आपका बिजनेस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? ये पर्टिकुलर जो चीज है वो हम सीखने वाले हैं किसमें? इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 2 में. तो उसको स्टार्ट करने के पहले ये जानना जरूरी है कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है. तो सबसे पहली बात, इसका जो मेन एम है इज टू गिव सर्विस टू इट्स मेंबर्स और टू द सोसाइटी एट अ लार्ज. ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है. किसको? इसके जो मेंबर्स हैं या जनरल सोसाइटी को. दे आर नॉट फॉर्म फॉर मेकिंग प्रॉफिट. प्रॉफिट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना नहीं है. दे डू नॉट कैरी एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. इनका काम ट्रेडिंग करना या मैन्युफैक्चरिंग करना ऐसा नहीं. लाइक स्पोर्ट्स क्लब्स आर देयर, चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ट्रेड यूनियंस. यहां पर ये मिस्टेक है, ठीक है, वी विल मेक इट एज ट्रेड यूनियंस. Then Chamber of Commerce, professional institutions, trust, social welfare association, religious concerns, libraries are example of not-for-profit concern. Their main object is to give service to the members. They maintain the books of account in a different way. तो हमारा main concern क्या है? Maintain the books of account in a different way. उनका जो books of account होता है वो कुछ अलग होता है. ठीक है,
तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जहां पर यहाँ पर नाम ले लिया गया है ना, स्पोर्ट्स क्लब, जैसे कोई क्रिकेट क्लब होगा, चैरिटेबल हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल है जो चैरिटी में वर्क करता है, स्कूल्स ऐसे हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, है ना, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए या किसी कल्चर को डेवलप करने के लिए, किसी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए चलाया जा रहा है, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं है, मेन मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? सर्विस, लोगों का उससे भला हो, कोई एक पर्टिकुलर चीज, संस्कृति, कस्टम, एक्टिविटी वो प्रमोट हो। जस्ट लाइक डांस में हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे डांस हैं, जस्ट लाइक भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये ऐसे डांस है जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, क्लासिकल डांस। तो लोग, अभी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि ये लुप्त नहीं होना चाहिए, लोगों को अभी भी पता होना चाहिए, तो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे या नॉमिनल फीस पे सिखाएंगे। क्रिकेट क्लब है, नॉमिनल फीस पे चल सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो ट्रस्ट है या सोशल वेलफेयर एसोसिएशंस हैं जो प्रॉफिट को मद्देनजर ना रखते हुए सर्विस प्रोवाइड करने की भावना रखते हैं, तो उसके अंदर एनजीओ भी आ गया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जैसे रोटरी क्लब ऑफ मुंबई है, लायंस क्लब है, चाइल्ड लाइन है। चाइल्ड लाइन के बारे में मैंने कई बार बताया, 1098, ये जो चाइल्ड लाइन है, इसमें जो बच्चे होते हैं उनके साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो, कोई शोषण ना हो, इसका ध्यान वहां पर रखा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट हैं जहां पर मेन मुद्दा प्रॉफिट नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर फीस ले रहे हैं या जो नॉमिनल अमाउंट ले रहे हैं उसकी वजह से कुछ प्रॉफिट शो हो, कुछ हो सकता है, तो उस प्रॉफिट को प्रॉफिट ना बोल करके सरप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरप्लस। बिकॉज यहां पर प्रॉफिट जैसा वर्ड आ ही नहीं सकता, बिकॉज वी आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गेटिंग इट एवरीवन? तो जैसा कि इनका मोटो है टू प्रोवाइड सर्विस, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट में भी वैसे चेंजेस होते हैं। एज देयर मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, not for profit concern, do not prepare profit and loss account. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं प्रिपेयर करते, इंस्टीड दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनका कौन सा अकाउंट होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जैसा कि हमने देखा, जो नॉर्मल बिजनेस होता है उसके लिए फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना होता है विद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और जो नॉट फॉर प्रॉफिट होता है उसके लिए हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फर्क ये है, ऊपर भी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो भी नॉमिनल अकाउंट है, और यहां पर भी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो भी नॉमिनल अकाउंट है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहां पर हमको प्रॉफिट या लॉस शो होगा, बट यहां पर हम उसका नाम चेंज करके प्रॉफिट की जगह वर्ड यूज करेंगे सरप्लस, और लॉस की जगह वर्ड यूज करेंगे डेफिशिएंसी। क्या वर्ड यूज करेंगे? डेफिशिएंसी। ठीक है। मीनिंग देखो क्या दिया है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स आर दोज कंसर्न्स which are not started to earn profit but to give qualitative service to its member and society at its minimum charges। कम से कम चार्ज में, कम से कम पैसे में वो सर्विस प्रोवाइड करे, ये इनका मेन मोटिव है। Their main objective is to provide social service and to promote art, culture, sports, education। ठीक है ना। तो यहां पर ये किसको कर रहे हैं? प्रमोट आर्ट को, कल्चर को, स्पोर्ट्स को, एजुकेशन को। The nature of these concerns are different from profit organization। तो जैसा कि हम देखते हैं कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, बट यहां पर मोटिव ही अलग है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कलेक्ट इनकम थ्रू सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस, डोनेशन एटसेट्रा। तो यहाँ का जो इनकम पैटर्न है वो चेंज हो गया। इनको पैसा कहां से आता है? या तो ये डोनेशन कलेक्ट करते हैं, या अपने मेंबर से ये एडमिशन फीस लेते हैं, या सब्सक्राइब करने को बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब आपको मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। तो ये इनका इनकम है।
जैसे ट्रेडिंग कंसर्न में मेन इनकम क्या होता है? सेल्स। बट यहां पर मेन इनकम क्या होता है? सब्सक्रिप्शन, एडमिशन और डोनेशन। ठीक है, गिवन बाय मेंबर और नॉन मेंबर्स एंड ग्रांट सब्सिडी और कंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो और क्या हो सकता है इसमें? कोई मेंबर हो, नॉन मेंबर हो, या कोई गवर्नमेंट ने क्या दी हो? सब्सिडी हो, सब्सिडी दी हो। तो ये सब तरीके से हमें क्या मिलता है? यहां पर इनकम मिलता है, इनकम जनरेट होता है। गेटिंग इट एवरीवन? मूविंग टूवर्ड्स फीचर, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सच कंसर्न इज टू प्रोवाइड सर्विस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं फीचर्स में, जो अभी तक हमने ऊपर पढ़ा वही रिपीट होने वाला है यहां पर। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? प्रोवाइड सर्विस। दिस कंसर्न are formed for promotion of art, culture, education, sports, charity, health. The member of this concern cannot got the dividend. तो यहां पर डिविडेंड नहीं मिलता। जैसे अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी में इन्वेस्टर हो तो आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। बट क्या इसमें आपको डिविडेंड मिलेगा? आंसर इज नो। मैनेजमेंट ऑफ सच कंसर्न इज डन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर। तो ये जो मैनेजमेंट है, ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चेयरपर्सन वगैरह है ना, उनके द्वारा चलाया जाता है। इट इज गवर्न्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। दीज कंसर्न प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो यहां पर चेंज हो गया, क्या क्या बन रहा है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कैपिटल फंड इज क्रिएटेड बाय सच कंसर्न। ऐसे कंसर्न के द्वारा कैपिटल फंड क्रिएट किया जाता है। ठीक है ना? It is made up of entrance fees, surplus, legacies, etc. Donations especially received for capital fund. तो इनका कैपिटल एट अ स्ट्रेच ओनर्स के पास से नहीं आता। ये कैपिटल फंड क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। कहां से क्रिएट करते हैं? तो ये जो नाम लिए मैंने, एंट्रेंस फीस से, सरप्लस, लेगेसीज, डोनेशन, है ना, यहां से इनका कैपिटल फंड क्रिएट होता है। नाउ लेट अस सी हम लोग इसमें प्रिपेयर क्या क्या करते हैं। ओके, तो जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग कंसर्न की, तो कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं? एक तो हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, सो ये ट्रेडिंग कंसर्न के लिए। एंड व्हेन वी प्रिपेयर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो हमको क्या क्या मिलता है यहाँ पर? एक तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, हमको प्रिपेयर करना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड एट द एंड
बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट इज कॉमन, यहां पर भी बनाना था, यहां पर भी बनाना है। एंड फंडामेंटल्स आर ऑल्सो कॉमन। ये जो था ये भी कौन सा अकाउंट था, नॉमिनल अकाउंट। और यहां पर भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हो या इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो, ये जो रिसीट एंड पेमेंट है ये हमारा कैश बुक के जैसा है। किसके जैसा, कैश बुक। और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, नाम ही सजेस्ट करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो ये कौन सा अकाउंट है, ये है नॉमिनल अकाउंट। बराबर है। तो इसमें होता क्या है, ट्रेडिंग कंसर्न जब हम देते थे करने के लिए तो हमारे पास होता था ट्रायल बैलेंस। क्या होता था, ट्रायल बैलेंस। अब इस ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट यहां पर क्या होगा, यहां पर हमको दिया जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से व्हाट वी विल प्रिपेयर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, राइट। नाउ keeping this all things aside, जब आपको दिया हुआ है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं विच अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट, ये अकाउंट दिया है। ओके। अब रिसीट एंड पेमेंट में ऑब्वियसली डेबिट साइड विल बी रिसीट एंड क्रेडिट साइड विल बी पेमेंट। तो जस्ट लाइक यहां पर जैसे आपका कैश बुक होता है, ये कैश बुक ही है, क्या ये कैश बुक। तो यहां पर सारे रिसीट दिए हुए हैं, क्या दिए हुए, रिसीट, जो पैसा आया है। और यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, इनकम, सॉरी पेमेंट, जो कैश गया, यहां पर रिसीव्ड और यहां पर पेमेंट। ठीक है। अब आपको प्रिपेयर क्या करना होता है, आपको प्रिपेयर करना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और आपको प्रिपेयर करना होता है बैलेंस शीट। ओके। तो यहां पर यू विल राइट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड विल बी एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट साइड विल बी इनकम। बैलेंस शीट आप बनाएंगे एज यूजुअल, बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड लायबिलिटी, राइट साइड एसेट। ठीक है। अब आपको ये जो चीज है ये आपको ऑलरेडी दी होगी, कहां दी है, क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर इनकम दिया हुआ है तो ये इनकम को आपको शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है, पोस्ट करना है। तो ये इनकम कहां जा सकता है, ये इनकम, या मैं बोलता हूं इनकम नहीं, रिसीट, ये जो पैसा आपको मिला है, जो कैश आपको मिला है, या तो ये आपका क्या होगा, इनकम, तो यहां जाएगा।
और या तो ये कहा जाएगा लायबिलिटी में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको पैसा किसी से फीस में मिला है ना, एडमिशन फीस आया, तो एडमिशन फीस आप कहां लेकर के जाएंगे, इनकम में। और अगर ये पैसा किसी से लोन मिला है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या बैंक से आपने लोन लिया है, तो आप उसे कहां शो करेंगे, लायबिलिटी में। गेटिंग इट। दूसरी बात, अगर कोई पेमेंट है तो ये पेमेंट हम दो ही जगह पुट कर सकते हैं, या तो ये क्या होगा, एक्सपेंडिचर, क्या होगा, एक्सपेंडिचर, और या तो ये क्या हो सकता है, एसेट। जैसे आपने पेमेंट किया, किसी का सैलरी पे किया, तो सैलरी पे किया तो कहां आना चाहिए, यहां पर, है ना, एक्सपेंडिचर में। और अगर हमने कोई असेट परचेस किया है और पेमेंट किया तो यहां पर आ जाएगा असेट में। गेटिंग इट एवरीवन। तो यहां पर हमारा जो ये शेप क्रिएट हुआ है, आप देख रहे हैं, है ना, कैसा शेप क्रिएट हुआ, मैकडोनल्ड का। बोलने का मतलब क्या है, यहां पर बताने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई रिसीट दिया हुआ है तो ये सिर्फ दो ही जगह जा सकता है, या तो कहां जाएगा, वो रिसीट हमारा होगा इनकम ऑब्वियसली, या तो वो हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी, ठीक है ना। और अगर मुझे कोई पेमेंट दिया है तो पेमेंट दो जगह जाएगा, एक एक जगह कहा जा सकता है, एक्सपेंडिचर में, और दूसरा जगह कहां जा सकता है, असेट साइड। तो ये चीजें हमारे लिए क्वेश्चन को इजी कर देती है ना, हमारे सामने कंफ्यूजन दूर हो जाता है, हमको पता चल जाता है कौन सा आइटम किधर पुट करना है। और आपको बनाना क्या है, आपको ये दो चीज ही प्रिपेयर करना है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दूसरा आपको प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। यस एवरीवन, गेटिंग इट। तो कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं वो देखने के बाद हम यहां पर फॉर्मेट को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने आ गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जो भी रहेगा। अभी आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रिसीट है, और राइट हैंड साइड में एक्चुअली क्या होना चाहिए, पेमेंट। तो यहाँ पर मिस्टेक है, एरर है, मेक इट पेमेंट। अब आप देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर रिसीट और पेमेंट में आपको क्या दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप अपना 11th स्टैंडर्ड का कैश बुक याद कीजिए, कैश बुक में हम डेबिट साइड में क्या रखते थे, बैलेंस, है ना। तो यहाँ पर वही बैलेंस है। तो यहाँ पर देखो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस। क्या है ये, ओपनिंग बैलेंस कैश का। इसके बाद सब्सक्रिप्शन दिया है, सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, मतलब ये अलग अलग टाइम पे सब्सक्रिप्शन आया है, ये पिछले साल का, ये करंट ईयर का, और ये नेक्स्ट ईयर का हमें एडवांस में मिल गया है, बराबर है। तो ये टोटल सब्सक्रिप्शन है। नाउ व्हाट इज सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आपको एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर और एवरी 6 मंथ और एवरी ईयर ऐसा आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, ठीक है ना। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब आपको एक फिक्स्ड अमाउंट, एक नॉमिनल अमाउंट पे करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक टाइप का इनकम है। तो ये जो पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन है, पहली चीज आप देखिए कौन से साइड में है, विच साइड, रिसीट साइड। अगर कोई चीज रिसीट में आई है तो वो दो जगह जा सकती है, या तो वो हमारा इनकम है, या तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है, ठीक है ना। तो यहां पर जो सब्सक्रिप्शन है उसमें से हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो करंट ईयर है उसके लिए क्या रिलायबल है।
तो ये जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है ये हमारे लिए क्या है, इनकम है। क्या है, इनकम, बराबर है। और जो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी हमें मिल गया है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। क्यों, इसको बोलेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और कोई भी चीज अगर एडवांस में मिलती है तो हम उसे कहां पुट कर देते हैं, लायबिलिटी साइड। गेटिंग इट एवरीवन? हाँ, प्रीवियस ईयर का जो यहां पर सब्सक्रिप्शन दिया है उस प्रीवियस ईयर्स के सब्सक्रिप्शन को हमको अवॉइड करना है, हमको नहीं लिखना है। उसका ट्रीटमेंट कैसे आएगा आगे बताएंगे। ओके, नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस। नाउ व्हाट इज एंट्रेंस फीस? कोई न्यू मेंबर अगर हमसे ज्वाइन होता है, फॉर एग्जांपल हमने एक फन क्लब ओपन करके रखा है जहां पर क्या होता है, हमारा एक खुद का स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल में एंट्री उनको ही मिलती है जो हमारे मेंबर होंगे। और अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको पहले एंट्रेंस फीस पे करनी पड़ेगी, बराबर है, एंट्री फीस, उसको एंट्रेंस फीस बोलते हैं। दूसरा, आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना पड़ेगा जो बार बार आपको रिन्यू कराना पड़ता है। और उसके अलावा आपको पे करना पड़ सकता है एडमिशन फीस। ठीक है, तो एंट्रेंस फीस बोलिए, एडमिशन फीस बोलिए, ये सब क्या है, इनकम है। ऐसा ही होता है लाइफ मेंबरशिप फीस। ये लाइफ मेंबरशिप फीस कैसा है, बार बार आप फीस नहीं पे करना चाहते तो एट अ स्ट्रेच आपने एक बड़ा अमाउंट दे दिया तो आप लाइफ टाइम मेंबर बन गए, आपको हर बार सब्सक्रिप्शन फीस पे करने की जरूरत नहीं है, तो आप लाइफ टाइम मेंबर हैं। उस फीस को बोला जाता है लाइफ मेंबरशिप फीस। तो ये सब क्या है, इनकम है। फिर आ गया टर्म लेगेसीज, है ना, लेगेसीज। व्हाट इज लेगेसीज? अभी यहां पर आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स रहते हैं जिनका बहुत ही जुड़ाव होता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, मतलब उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना सब कुछ दे दिया। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है जो ट्री प्लांटेशन का एक्टिविटी करता है। अभी ये ट्री प्लांटेशन में उसने क्या किया है, मेंबर बना के रखा है। तो जितने भी मेंबर है सब लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके ट्री प्लांटेशन का वर्क जारी रखते हैं। अब इसके अंदर ये जो मेन पर्सन था उसकी खुद की कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी थी, तो उसने क्या कर दिया, वसीयत बना दिया कि मेरे डेथ होने के बाद मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी जो कुछ भी है ये उस ट्रस्ट को चला जाए, ऑर्गेनाइजेशन को चला जाए, बराबर है। तो ये जो पूरा का पूरा अमाउंट आ गया, एक साथ आ गया, एट अ स्ट्रेच आ गया, और किसका आ गया, वो पर्टिकुलर व्यक्ति का आ गया। उसका जो पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी था वो उसने ट्रस्ट के नाम पे कर दिया, तो उसे ट्रस्ट की लैंग्वेज में बोला जाएगा लेगेसीज। क्या बोला जाएगा, लेगेसीज। ठीक है ना। और ये एक बड़ा फंड आया है तो इसे हम लायबिलिटी साइड पुट करेंगे। कहां पुट करेंगे, लायबिलिटी साइड। देन है गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हमको कुछ पैसा मिला। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एरिया है वहां पर आपने क्या कर दिया, अपने पैसे से रोड डेवलप कर दिया। अब ये काम एक्चुअली किसका था, गवर्नमेंट का, लेकिन आपने देखा लोग परेशान हो रहे हैं, बारिश में खड्डे हो जाते हैं, इससे अच्छा क्या करो, हमारा जो ट्रस्ट है ना वही रोड डेवलप कर देगा। गवर्नमेंट ने देखा रे बहुत बढ़िया काम किया, एक काम तो हमारा था, ठीक है एक काम करो, आपने किया तो जितना पैसा बनता है हम आपको देंगे। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ 2 लाख रुपए हमें दे दिए, तो ये क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट। तो कुछ अच्छा काम करने की वजह से कभी कभी गवर्नमेंट हमको क्या देती है, ग्रांट देती है। तो ये ग्रांट हमारे लिए क्या हो जाता है, इनकम। क्या हो जाता है, इनकम। सिमिलरली डोनेशन अगर हम लोग लेते हैं, है ना, अभी फॉर एग्जांपल देखो सिद्धि विनायक ट्रस्ट है, लाल बागचा राजा है, तो लाखों करोड़ों रुपए का क्या आता है वहां पर, डोनेशन आता है। तो ये डोनेशन भी क्या एक टाइप का इनकम है। लेकिन इनकम कब है, देखो ब्रैकेट में लिखा है जब ये जनरल डोनेशन है। कौन सा डोनेशन, जनरल डोनेशन। तो दो टाइप के डोनेशन होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन, दूसरा होता है जनरल डोनेशन। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक डोनेशन? स्पेसिफिक डोनेशन इज अ डोनेशन गिवन फॉर अ कॉज। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो संस्था है वहां पर एक डोनर आया, बोला कि मुझको 10 लाख रुपए डोनेट करने हैं। हमने बोला वेलकम, बहुत अच्छी बात है, आप डोनेट कीजिए। अच्छा क्यों डोनेट करना है? वो बोलता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर लैब बने जिसमें बच्चे फ्री में आके पढ़े। तो मेरा डोनेशन मैं दे रहा हूं कंप्यूटर लैब के लिए। किसके लिए, कंप्यूटर लैब के लिए। तो ये जो डोनेशन आया है वो स्पेसिफिक डोनेशन है ओनली फॉर कंप्यूटर लैब। ये 10 लाख का इस्तेमाल हम और किसी काम में कर सकते हैं क्या, आंसर इज नो। तो अगर ऐसा स्पेसिफिक डोनेशन आता है जैसे लाइब्रेरी फंड, बिल्डिंग फंड, है ना, ऐसा कोई डोनेशन आता है
तो वो लायबिलिटी साइड जाएगा। किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड। लेकिन अगर ऐसा कोई जनरल डोनेशन आता है, नॉर्मल डोनेशन जो कोई स्पेसिफिक नहीं है, आपको जो करना है इस पैसे से कीजिए, मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूं, है ना, तो ऐसा जो जनरल फंड होता है ये हमारा इनकम है। क्या है? इनकम। गेटिंग इट? तो यहां पर देखो 2 बार डोनेशन आया है। एक बार डोनेशन लिखा है जनरल और दूसरी बार लिखा है फॉर स्पेसिफिक फंड, लाइक बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, ऐसे फंड। ठीक है। अभी सपोज हमारे पास कुछ फंड पड़ा था, हमने क्या किया, सरप्लस फंड को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, किसी कंपनी में लगा दिया, तो वहां से क्या मिलेगा? डिविडेंड। तो डिविडेंड हमारे लिए क्या है? इनकम, डिविडेंड रिसीव। ठीक है। टू हायर और रेंट हॉल रिसीव्ड, अगर हमने यहां पर क्या किया है, कोई हमारा पर्टिकुलर प्लॉट था, होता है ना कभी कभी, देखो ट्रस्ट का खुद का जमीन कुछ होता है, तो वो उसने किस पे दिया? रेंट पे दिया है, हॉल वगैरह रेंट पे दिया है, तो उसका कोई हायर चार्जेस मिलता है, रेंट मिलता है, तो ये हमारे लिए रिसीट है, इनकम है। देन सन्ड्री इनकम, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, ओल्ड मटेरियल कुछ हमने सेल किया है ना, न्यूज़पेपर वगैरह, स्क्रैप, ये सब सेल किया, तो वो भी इनकम है। मिसलेनियस रिसीट, छोटे मोटे बहुत सारे रिसीट मिलते रहते हैं। ठीक है। टूर्नामेंट, अगर कोई क्रिकेट वाला है या कोई स्पोर्ट्स वाला है, तो टूर्नामेंट के कुछ रिसीट फीस मिलते हैं, क्रिकेट के फीस मिलती है, ट्यूशन फीस, आप कुछ गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ ट्यूशन फीस मिल रहा है, टर्म फीस मिल रहा है। ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ फाइन, आप फाइन वगैरह कलेक्ट कर रहे हो, या आपको जैसे मैंने बताया कि स्पोर्ट्स का है या स्विमिंग पूल वगैरह है, तो वहां पर लॉकर का रेंट मिलता है आपको। अगर आप एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराते हैं तो एग्जाम फीस मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या है? इनकम है। क्या है? इनकम। ठीक है। अब नीचे देखो लिखा है बैलेंस कैरी डाउन। आपको भी मालूम है कि कभी भी जो कैश है उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस होना चाहिए। कौन सा बैलेंस होना चाहिए? डेबिट बैलेंस। और यहां पर ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। अगर ऐसा क्रेडिट बैलेंस आता है, बैलेंस कैरी डाउन, क्रेडिट बैलेंस, दैट मींस इट इज एन ओवरड्राफ्ट। क्या है ये? ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, पेमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पेंसिल से मार्क करके ये जो रिसीट लिखा है इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? पेमेंट लिख देंगे। ओके। पेमेंट साइड में सबसे पहले देखो आपको क्या दिया है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका देखो कभी भी कैश बुक होता है ना, तो असेट शोज डेबिट बैलेंस, डेबिट में है तभी वो पॉजिटिव है, जैसे कि ये। और अगर आपका बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है, दैट मींस इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक क्या है? ओवरड्राफ्ट। बराबर है। तो सैलरी है, सैलरी प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की, तो ये जो भी एक्सपेंसेस है तो हमने वो पे किए हुए, रेंट पे किया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी उसका पैसा दिया, जनरल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑडिट फीस, टूर्नामेंट के जो एक्सपेंसेस हुए वो, वेजेस, परचेसेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इंश्योरेंस, टेलीफोन और मोबाइल एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, पोस्टेज, कन्वेंस, expenses for annual function, then fixed deposit, purchase of fixed asset। अभी देखो यहां पर आप ये सब देखेंगे, जहां पर असेट क्रिएट हो रहा है, ये फिक्स डिपॉजिट कहां जाएगा? असेट में जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट कहां जाएगा? असेट में जाएगा। बुक्स कहां जाएगा? असेट में जाएगा। फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब कहां जाएगा? असेट में। बाय न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर क्या है? एक्सपेंडिचर। ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, ये सब एक्सपेंसेस में जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन, तो हमको पता है हमेशा बैलेंस क्या होना चाहिए? क्लोजिंग के टाइम पे बैलेंस डेबिट बैलेंस होना चाहिए। तो यहां पर ये डेबिट बैलेंस है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ठीक है। तो एक एक करके इन्होंने ये सब एक्सप्लेन किया है, ज्यादातर हमने ये फाइनल अकाउंट में देख लिया था।
तो ऊपर जो हमने देखा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, वहां से चीजें शिफ्ट होंगी, कहां शिफ्ट होंगी, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या तो बैलेंस शीट में जाएगा। अब देखो इसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट यहां पर पहला डेबिट साइड में हम लिखते किसको है, एक्सपेंडिचर, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, बराबर है, इसके लिए इसको ऐसा बनाया गया। अभी एक्सपेंडिचर में क्या क्या एक्सपेंडिचर है, देखो सैलरीज है, आपको पता है कि सैलरी होगा एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा। अब जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में करते थे, अगर कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो क्या हो जाता था, ऐड हो जाता था, है ना। और अगर कोई प्रीपेड है तो प्रीपेड हम क्या करते थे, लेस करते थे, पेड फॉर लास्ट ईयर, पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, है कि नहीं? तो जो प्रीपेड है उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं, और जो आउटस्टैंडिंग है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नाउ डेबिट साइड इज एक्सपेंडिचर, हमने देखा इसके अंदर सैलरी पेड, देन वी हैव वेजेस। अभी ये हम लोग फाइनल अकाउंट में भी करते थे। आप क्या करते थे, अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया है कि सैलरी इज पेड इन एडवांस या प्रीपेड सैलरी, तो प्रीपेड सैलरी आप क्या करते थे, आप उसको लेस करते थे, है ना। तो यहां पर वही है, देखो, ठीक है, सैलरी पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब ये क्या है, प्रीपेड सैलरी। और अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो आप उसको क्या करते हो, ऐड करते हो। तो ऐसे कुछ एडजस्टमेंट इसके अंदर भी है जो सिमिलर है, ठीक है। तो जो अलग होंगे वो हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं, लास्ट में डिस्कस करते हैं। अब जैसा आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जो आइटम पुट करते थे वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखो वेजेस है, अब हमने इसमें बाइफरगेट नहीं किया कि ट्रेडिंग में क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा, क्यों, क्योंकि ये हम लोग प्रॉफिट के लिए कर ही नहीं रहे। तो जो भी आपके एक्सपेंसेस सब एक जगह पर, जो भी आपके इनकम है सब एक जगह पर, गेटिंग इट। तो उसमें हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस सब बाइफरगेट नहीं कर रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस हम एक्सपेंडिचर में डालेंगे, सारे इनकम हम इनकम साइड में लिखेंगे। तो वेजेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, इंटरेस्ट, कन्वेयंस, rates and taxes, insurance premium, audit fees, office expenses, telephone and mobile expenses, medicines, कोई मेडिसिन एक्सपेंसेस होगा, है ना, किसी का मतलब हॉस्पिटल है या क्लिनिक है जो ट्रस्ट के बेसिस पे चलता है, ट्रस्ट बेसिस मतलब जो नॉन प्रॉफिट के बेसिस पे चलता है, तो उनका एक्सपेंडिचर मेडिसिन में भी हो सकता है। या आपका स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स मटेरियल आप परचेस करते हो, ठीक है ना, उसका स्टॉक वगैरह है। repairs and maintenance, electricity charges, newspaper and periodicals, sundry expenses, loss on sale of asset, depreciation on fixed asset। तो यहां तक जो भी कुछ हमने देखा है ऑलरेडी यू हैव लर्न इट इन फाइनल अकाउंट। कुछ नया था क्या, कुछ भी नया नहीं था, ठीक है। सिर्फ देखो फर्क क्या पड़ा, जहां पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड होता था, हम जब क्लोज करते थे और जो हमको क्रेडिट बैलेंस मिलता था उसे हम लिखते थे नेट प्रॉफिट। यहां पर नेट प्रॉफिट नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, सरप्लस। और सरप्लस को देखो कैसा बोला है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इतना अमाउंट एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग नेट प्रॉफिट हम यहां पर वर्ड क्या यूज करेंगे, सरप्लस। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सरप्लस। एक्सपेंडिचर हमने देखा, अब इनकम साइड देखिए। इनकम साइड में हमारे क्या क्या इनकम हो सकते हैं। सबसे पहले जो हमको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिल रहा है वो हमारा क्या है, इनकम है, मेन इनकम, ठीक है। अब उसमें क्या एडजस्टमेंट है, कैसे है, वो बाद में देखेंगे। अभी सारे एडजस्ट, एक बार इनकम देख लेते हैं। फिर रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गवर्नमेंट से ग्रांट मिला, ग्राउंड से रेंट मिला, सन्ड्री रिसीट, एंट्रेंस रिसीट, एंट्रेंस फीस, देन वी हैव एडमिशन फीस, डोनेशन, कौन सा डोनेशन, जनरल डोनेशन, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, सॉरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट,
तो असेट सेल किया, उस पर प्रॉफिट हुआ। और फिर डेफिसिट, ये डेफिसिट मतलब नेट लॉस, जो हम लोग फाइनल अकाउंट में नेट लॉस लिखते थे उसकी जगह पे यहाँ पर क्या लिखते हैं, डेफिसिट लिखते हैं, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अब देखो बैलेंस शीट भी जब हम बना रहे हैं तो बैलेंस शीट भी वैसा ही है, कुछ थोड़े बहुत जो चेंजेस है वो हम देख लेंगे। ये आपके सामने आ गया बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में देखो यहाँ पर, वहां पर क्या होता था कैपिटल अकाउंट, बट यहाँ पर क्या होता है कैपिटल फंड। ठीक है, अब इस कैपिटल फंड में कोई हो सकता है आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हो तो आपको लिखना है, उसमें डोनेशन ऐड हो जाएगा, एंट्रेंस फीस ऐड हो जाएगा, सरप्लस को अमाउंट है, सरप्लस मतलब नेट प्रॉफिट है ना, तो यहाँ के लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे सरप्लस, और उसमें से डेफिसिट क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखो क्या है, बिल्डिंग फंड, एंडोमेंट फंड, टूर्नामेंट फंड, ये सब रिजर्व्स है। क्या ये रिजर्व्स, जिसको हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक फंड। क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक फंड, स्पेशल फंड, चैरिटी फंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर लोन, ये सब क्या है, सब लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लाइफ मेंबरशिप फीस। अच्छा, लाइफ मेंबरशिप फीस ये आप देख रहे हैं कहां पर आ गया, लायबिलिटी साइड आ गया। क्यों, सिर्फ मेंबरशिप फीस होता तो वो छोटा अमाउंट होता था, बट लाइफ मेंबरशिप मतलब एक बड़ा कॉर्पस मिल गया हमको, ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे जीवन का मेंबरशिप फीस एक साथ भर दिया है ना, तो वो हम कहां शो करेंगे, लायबिलिटी साइड। असेट साइड देखो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब क्या है जो हम लोग फाइनल अकाउंट में देखा था हमने पहले, वही है। इक्विपमेंट, प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड मतलब कोई स्पेस है वैसा जो हम रेंट वगैरह पे देते हैं, मोटर व्हीकल, लाइब्रेरी बुक, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ ड्रग, लोन एंड एडवांसेस, एक्यूरेट इंटरेस्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम। तो बहुत ही सिंपल था। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो, बताओ अभी। Now I am starting with the explanation of adjustment. Okay. तो देखो मैं पहले यहां पर बात करूंगा इन द केस इफ वी आर इन फाइनल अकाउंट, ठीक है, और हमको यहां पर दे दिया है सैलरी, हमको सैलरी का क्राइटेरिया दिया है 1000 रुपीज पर मंथ, 1000 रुपीज पर मंथ, ये क्या दिया है, सैलरी दिया है। ठीक है, अच्छा, इन द ईयर 2018 total salary paid was 10,000, 2018, और हमारा वर्क वहां पर था 12 मंथ का। तो मुझे बताइए, ये जो मैंने बात किया कि टोटल सैलरी पेड वाज 10,000 टू वन एम्प्लॉय, ठीक है ना, एक एम्प्लॉय को हमने कितना दिया, 10,000 दिया, तो इससे क्या समझ में आता है, यस टेल मी। सो यू आर करेक्ट हियर। यहां पर हमें पता चलता है
कि ₹2000 इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना। अच्छा, ₹2000 ये आउटस्टैंडिंग है, तो अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो आप इसके साथ क्या करते हो, आप क्या करते थे, इसको आप ऐड करते थे, हाँ या ना, बराबर है। ये एक हो जाता था, मतलब इसका एक इफेक्ट में दे सकता हूं, ऐड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है, टू सैलरी। और दूसरा इफेक्ट क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है तो आप कहां डालते थे इसको, लायबिलिटी साइड, राइट, ऐसा। आगे एग्जांपल को बढ़ाते हैं 2019 में। 2019 में मैंने सैलरी पे किया, टोटल सैलरी दिख रहा है 16,000। कितना दिख रहा है, 16,000। एक्चुअली एक्चुअली आउटर कॉलम में कितना आना चाहिए, 12,000 आना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं। लेकिन यहां पर टोटल कितना दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है 16,000। तो 16,000 है, मतलब देखो ये जो 2 साल का पिछले पिछले साल दिया था ना, ये यहां पर दिया होगा, तब जाके तो वो 16,000 हो गया। तो हम क्या करेंगे, मैं तो यहां पर करूंगा लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, कितना, 2,000, बराबर है। अच्छा, लेस करने के बाद 16,000 माइनस 2,000, तो लेस करने के बाद भी कितना आता है यहाँ पर, 14,000। और एक्चुअली यहां पर आना कितना चाहिए, 12,000 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 12,000 आउटर कॉलम में, क्योंकि करंट ईयर में हमको साल भर में कितना देना है, 12,000 देना है, ठीक है ना। तो आउटर कॉलम में 12,000 आए, इसके लिए आप क्या करेंगे, उसमें 2,000 और आपको माइनस करना पड़ेगा। इस माइनस का मतलब क्या है, ये जो 2,000 है ये क्या है, ये है प्रीपेड। क्या है, प्रीपेड। तो इसका मतलब है एक्चुअली आपको पे करना चाहिए था हाउ मच, 12,000, लेकिन आपने पे किया 16,000। इस 16,000 में से 2,000 तो पिछले साल का था, और ये 2,000 एक्स्ट्रा पे किया, जिसे हम बोलेंगे प्रीपेड। क्या बोलेंगे, प्रीपेड, बराबर है। गेटिंग इट एवरीवन। तो यहां पर हमें यह समझ में आता है कि जो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर है और इनकम है उसका एडजस्टमेंट कैसे करें। तो उसका एक हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो भी पर्टिकुलर चीज होगा, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर टर्म ले लेता हूं रेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है ऐड लेस, ऐड लेस, ये फॉर्मूला आपको ऐड करना है। अच्छा, क्या ऐड करेंगे, आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, आपको लेस करना है प्रीपेड ऑफ करंट ईयर, ठीक है। अच्छा, और क्या ऐड कर सकते हैं, प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर, या प्रीवियस ईयर को मैं क्या बोल सकता हूं, लास्ट ईयर, ठीक है। और लेस क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये जो चीज थी कौन सी, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर और प्रीपेड ऑफ करंट ईयर, ये तो पहले से हम लोग ने देखा हुआ था। कहां देखा था, फाइनल अकाउंट, है ना। बस ये जो प्रीवियस ईयर वाली चीज है ये आपको ध्यान देनी है। आपको समझना ये है कि अगर हमें कोई रेंट मिला है तो हमको सिर्फ करंट ईयर का शो करना है। अगर उसके अंदर प्रीवियस ईयर का कोई एलिमेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। और अगर प्रीवियस ईयर में कुछ प्रीपेड था तो वो करंट ईयर का हो गया, तो उसे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अल्टीमेटली अल्टीमेटली यहां पर क्या आना चाहिए,
ये जो फिगर यहाँ पर शो होगा वो करंट ईयर का फिगर आना चाहिए टोटल, मतलब इस साल कितना रेंट पे करना था, है ना, उतना ही आना चाहिए। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके सामने है कि टोटल सैलरी इज हाउ मच, 26,000, ठीक है। तो आप यहां पर जब अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको क्या करना है, यहां पर आप समझिए डेबिट साइड में यू विल राइट टू सैलरी, तो सैलरी इनर कॉलम में आप लिखेंगे 26,000। तो आपको फॉर्मूला क्या पुट करना है, आपको पुट करना है लेस एड लेस, इट टोटली डिपेंड अपॉन यू, एड लेस लेस करना है या जैसे भी जो भी सीक्वेंस मेंशन करना है, ठीक है। हमको पता है आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ये क्या होगा, ऐड होगा, बराबर है। तो इसमें आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर क्या है, देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर कितना दिया है, 5,000 है ना। तो ये जो 5,000 है हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बराबर है। लेस क्या करना है, लेस करना है प्रीपेड, प्रीपेड ऑफ करंट ईयर का जो प्रीपेड है, अभी करंट ईयर का प्रीपेड कौन सा है, प्रीपेड ऑफ करंट ईयर हाउ मच, 1,000 आप क्या करेंगे वहां से लेस करेंगे, तो लेस को मैं ब्रैकेट में पुट कर देता हूं, बराबर है। नेक्स्ट प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर का प्रीपेड, तो प्रीवियस ईयर का प्रीपेड देखो, सबसे लास्ट आइटम प्रीपेड सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर है ना, कितना दिया है 2,000। तो ये 2,000 को आपको क्या करना है, ऐड करना है पिछले साल का जो प्रीपेड था, और लास्ट में क्या बोल दिया, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर हाउ मच, 3,000, इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो देखिए ये जो वैल्यू था इसको क्या किया, अभी लेस किया, ठीक है। तो ऐसा करके आपको आउटर कॉलम में लेना है। तो 26,000 प्लस 5,000 कितना हुआ, 31, 31 माइनस 1 कितना हो गया, 30, 30 प्लस 2 32, 32 माइनस 3 कितना आएगा, 29,000। गेटिंग इट कि कैसे कैलकुलेट करना है हमको, राइट। तो इसमें से हमको पहले से क्या पता है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, तो इसमें जो फाइनल अकाउंट में हमने पहले से किया था वो क्या था, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर और प्रीपेड ऑफ करंट ईयर, ये हमको पहले से पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि नहीं। हम पहले भी यही करते थे, तो जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता था उसे क्या करते थे, ऐड करते थे, और जो प्रीपेड होता था इस साल का उसको क्या करते थे, लेस करते थे। अब इसमें क्या करना, उल्टा करना है। देखो प्रीपेड को यहाँ पर क्या किया था, लेस किया था, तो प्रीवियस ईयर का जो प्रीपेड उसे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग को क्या किया, ऐड किया करंट ईयर का, तो पिछले साल का जो होगा उसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम इसे याद भी रख सकते हैं। सो ये चीज आपको सब जगह पे काम आएगी, चाहे वो इनकम हो, एक्सपेंस हो, है ना। तो चाहे सैलरी आए, वेजेस आए, कोई भी एक्सपेंस होने दो, या सब्सक्रिप्शन वगैरह जैसा कोई भी इनकम आने दो, वहां पर आप यही फॉर्मूला को यूज करेंगे। लेट अस मूव टुवर्ड्स द टेक्स्ट बुक नाउ।
तो यहाँ पर देखो अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सबके डबल इफेक्ट बताए हुए हैं, बट ज्यादातर हमको पता है कि फाइनल अकाउंट के क्या इफेक्ट होते हैं और हमको इसी के साथ में अभी चलना है। ठीक है, बाकी ऐड लेस वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, क्या ऐड करना है क्या लेस करना है। तो जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हमारा नॉलेज और बढ़ता रहेगा। ओके, तो यहां पर देखो सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। हमको क्या दिया है, पहले बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, राइट। अब उसमें हमें दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है 800, बराबर है। ये 2017 की बात है, किसकी बात है 2017, मतलब 2017 में हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना था 800। अभी बात कर रहे हैं 31 मार्च 2018 की। 2018 में हमें रिसीट और पेमेंट अकाउंट में दिया है पेमेंट साइट बाय स्टेशनरी परचेस्ड, है ना। तो हमने 7,000 का और स्टेशनरी परचेस किया, मतलब पहले से हमारे पास कितना था 800 एंड नाउ वी हैव परचेस्ड फॉर 7,000, बराबर है। अब एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है देखो, एडजस्टमेंट नंबर 1 रुपीज 1,500 इज आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल, मतलब 1,500 का स्टेशनरी का बिल भरना बाकी है, आउटस्टैंडिंग, बराबर है। फिर लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2018 वॉज 1,300, तो जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है वो लास्ट में कितना होना चाहिए 1,300 होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन देखो कैसा हो जाएगा। तो पहले हमारे पास 800 था और बाद में यहाँ पर पेमेंट साइड में 7,000 लिखा है, दैट मीन्स हमने और परचेस किया था, तो ये 7,000 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो सोल्यूशन देखो हमारे सामने ये क्या हो गया ऐड हो गया। अब जो चीज आउटस्टैंडिंग होता है उसको भी हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने क्या किया ऐड आउटस्टैंडिंग, हाउ मच 1,500, 1,500, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना होना चाहिए 1,300, तो हमने 1,300 का क्या रखा क्लोजिंग स्टॉक। तो कंज्यूम कितना किया, कंज्यूम किया 8,000। गेटिंग इट एवरीवन, यहां पर कंजम्पशन ऐसे आएगा। तो इस तरीके से हमें कंजम्पशन पता चल जाता है। अब ये जो पर्टिकुलर 8,000 है ये कहां जाएगा, ये एक्सपेंडिचर में जाएगा, और ये जो 1,300 है ये कहां जाएगा, ये असेट साइड में जाएगा। तो देखते हैं इसका बैलेंस शीट वगैरह कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये जो इलस्ट्रेशन हमने अभी अभी किया, किसको ऐड करना है किसको लेस करना है, कैसे 8,000 आया। तो देखो इसको कैसे करना है। नाउ जस्ट टेक एग्जांपल, हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, वी हैव स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 800, ठीक है। तो हम इसे नाम देते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो आप ये देख रहे हैं ये पिछले साल का क्लोजिंग है 800, तो करंट ईयर का क्या हो जाएगा ओपनिंग, बराबर है। तो मैंने यहां पर लिखा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कितना दिया है 800। उसमें क्या होता है ऐड करोगे, क्या ऐड करते हो परचेसेस, ठीक है, परचेसेस ऑफ करंट ईयर। और क्या ऐड करोगे, ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग, कोई बिल अगर बाकी है आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद आपको फाइनल फिगर क्या मिलना चाहिए 1,300। ये 1,300 एक्चुअली क्या है, ये है क्लोजिंग स्टॉक।
मतलब साल के अंत में हमारे पास 1300 ही बचा है ना। तो अगर आपको कंजम्पशन ढूंढना है तो ये क्लोजिंग स्टॉक को इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, बराबर है। तो ये जो 1300 है ये कहाँ जाएगा, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ लिखते हैं, एसेट साइड में लिखते हैं, बराबर है। अच्छा अभी हम देख लेते हैं कि परचेसेस कितना था। तो परचेसेस देखिए हमें परचेसेस दिया है 7000, पेमेंट साइड है ना, तो हमने परचेस किया 7000 का, और उसके अलावा जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है 1500। ओके, तो यहां पर वी विल राइट परचेसेस 7000 और आउटस्टैंडिंग कितना है 1500, और इसमें से 1300 क्या हो जाएगा, लेस। तो अल्टीमेटली जो हमें फिगर मिलेगा 8000, ये हमारा क्या है, कंजम्पशन। मतलब हमने इतना स्टेशनरी कंज्यूम किया, इतना स्टेशनरी कंज्यूम किया, और इसे कहां शो करेंगे, हम शो करेंगे एक्सपेंडिचर में, वेयर वी विल शो एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, राइट। तो बेसिक फॉर्मूला यहां पर क्या बनता है, बेसिक फॉर्मूला बनता है किसी भी चीज का आपको क्या लेना है, ओपनिंग स्टॉक, उसमें आप ऐड करेंगे परचेसेस, इन केस अगर कुछ आउटस्टैंडिंग दिया है तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ये ऐड करना है, और फिर लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये करने के बाद आपको फाइनली क्या मिलेगा, कंजम्पशन। ये फिगर आपको मिलेगा, बराबर है। चलो वी आर टेकिंग वन मोर एग्जांपल, ठीक है। अभी देखो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, यहां पर सपोज यहां पर ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक है 5000 का, बराबर है, और फिर दिया है परचेसेस, परचेसेस कितना दिया है, परचेसेस दिया है 20000, बराबर है। फिर हमें दिया है यहां पर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2000। इसका मतलब क्या होता है कि साल के स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हमारे पास 5000 का ऑलरेडी स्टॉक था, हमने ये साल 20000 और खरीदा, और क्लोजिंग स्टॉक मतलब अभी हमारे पास बचा है 2000। तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है कि मैंने कितना कंज्यूम किया या मैंने कितना यूज किया। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, कैसे करेंगे, ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसमें परचेसेस को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग को लेस कर देंगे, है ना। तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि 20 प्लस 5000, 25000, 25000 माइनस 2000, हाउ मच, 23000। तो मुझे पता चलता है कि 23000 का स्टॉक यूज हो गया, और सिर्फ 2000 का बचा है, जो बचा है वो असेट में जाएगा, और जो यूज हो गया है वो कहां जाएगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि अभी ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है, ओपनिंग प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग, इसका फंडा अभी आपको एकदम क्लियर हो गया रहेगा। तो यही हमको इलस्ट्रेशन में दिया था जो हमने देखा अभी अभी, ठीक है। तो इसका आंसर इन्होंने टेबुलर फॉर्मेट में ऐसे दिया है, जिसमें आउटस्टैंडिंग जो बिल था वो भी हमने क्या किया, ऐड किया। सो आज के लिए इतना काफी है, रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।